हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। और इस चैप्टर के बीच में कुछ इंडेक्स क्वेश्चन दिए गए हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना दी है आपके लिए। और कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो एक्सरसाइजेस और इंडेक्स क्वेश्चन में नहीं गिवन है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो जैसे कि आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए इतने अच्छे आंसर्स लाया हूँ कि एक बार रीड कर लिए और समझ लिए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट और कभी भी नहीं भूलोगे इस चैप्टर को। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा बहुत ही आसान है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। ये केल्विन है, हमें इसे सेल्सियस में लाना है, ठीक है। तो हमें कभी भी केल्विन को सेल्सियस में लाना हो तो 273 में से माइनस कर दो, आ जाएगा हमारा कोई भी। जैसे कि 293, जैसे हमारा एग्जांपल है 470 है, ये केल्विन में, और इसमें से अगर 273 माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा सेल्सियस में। तो 293 में से 273 को माइनस करोगे 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ आ गया हमारा केल्विन से सेल्सियस में। और सेल्सियस में हमारा हमेशा ऊपर क्या कर रहेगा, डिग्री लगेगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसे 470 करते हैं, 470 केल्विन को 273 में से माइनस कर दो, 177 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अब देखो यहाँ पे तो केल्विन से सेल्सियस में लाना था, यहाँ से सेल्सियस से हमें केल्विन में लाना है। तो जैसे कि हमने केल्विन से सेल्सियस में लाना था, 273 माइनस किया था, अब सेल्सियस से केल्विन में लाना है तो 273 प्लस कर देंगे। तो 273 में 25 प्लस करोगे तो 298 केल्विन आएगा। और हाँ, इसमें डिग्री का साइन नहीं लगेगा, डिग्री खाली सेल्सियस में लगता है, केल्विन में नहीं। तो यहाँ पे 298 केल्विन के लगा देना। 373 डिग्री सेल्सियस है। अब इसे किस में कन्वर्ट करना है, हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 273 की जगह मैंने क्या प्लस कर दिया है, 25 प्लस कर दिया है। हाँ, तो 373 में 273 को ऐड करेंगे तो 646 केल्विन आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव रीज़न। थर्ड क्वेश्चन है, नेप्थलीन बॉल्स पता है क्या होता है, थोड़ा आगे कर लिया जिससे आपको क्लियर दिखे। नेप्थलीन बॉल हमारी वो बॉल होती हैं जो वूलन कपड़ों में रखते हैं हम, जब सर्दियाँ चले जाती हैं, गर्मियाँ आ जाती हैं। तो पहले क्वेश्चन पे फोकस करो। नेप्थलीन बॉल डिसअपियर ओवर टाइम। क्वेश्चन में क्या बोला था, नेप्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। जो नेप्थलीन बॉल होती है ना, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आती, डायरेक्ट सॉलिड में पहुंच जाती हैं। ऐसा क्या होता है इसमें, अब आप कहोगे और क्लियर समझाओ। कि जैसे सॉलिड है, ये आइस है, अब आइस को जब हम हीट करेंगे तो ये आएगी लिक्विड में, है ना। और फिर उसके बाद और हीट करेंगे तो ये आ जाएगी वेपर्स में, वेपर्स बन जाएंगे हमारे, ठीक है। अब ये जो नेप्थलीन बॉल होती हैं, ये लिक्विड में नहीं आती, डायरेक्ट उड़ जाती हैं, डायरेक्ट वेपर्स में इवापोरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, इनके अंदर एक प्रोसेस होती है, नेप्थलीन बॉल डिसअपियर ओवर टाइम ड्यू टू सब्लिमेशन। एक प्रोसेस की वजह से नेप्थलीन बॉल डिसअपियर हो जाती हैं। कौन सी प्रोसेस है, सब्लिमेशन प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस, डायरेक्टली गैस में आ जाता है बिना किसी लिक्विड स्टेट को करे, विदाउट बिकमिंग लिक्विड। मैंने कही थी डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। नेप्थलीन बॉल सब्लिमेट्स एट रूम टेम्परेचर। जो नेप्थलीन बॉल होती है ना, वो रूम टेम्परेचर में ही सब्लिमेट हो जाती है, रूम टेम्परेचर पर ही इवापोरेट हो जाती है। सो इट स्लोली टर्न्स इनटू वेपर एंड मिक्सेस विद द एयर लीविंग नो सॉलिड बिहाइंड। प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, चलो। जैसे कि गर्मियाँ चली गई हमारी, और ये हमारी शेल्फ है, इसमें हमने सारे सर्दियों के, वो सर्दियाँ चली गई हमारी, और यहाँ पे शेल्फ है, हमने सारे सर्दियों के कपड़े इसके अंदर रख दिए। लेकिन सर्दियों के कपड़े हम इसलिए खाली नहीं रखेंगे, इसके साथ हम नेप्थलीन बॉल ज़रूर रखेंगे, जिससे इंसेक्ट वगैरह इन्हें ख़राब ना करें। और जब अगले साल देखते हैं इन्हें, तो हमारी नेप्थलीन बॉल गायब मिलती हैं। कैसे गायब मिलती हैं, वो क्या लिक्विड में आके इन्हें कपड़ों को गीला थोड़ी कर देती हैं, वो डायरेक्ट वेपर्स में बन के उड़ जाती हैं, ठीक है। ये हमारा रीज़न। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डिटेल में समझा दिया। अगला पार्ट देखते हैं, थर्ड का। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। देखो, जैसे कि कोई घर में परफ्यूम लगा रहा है, तो जब वो परफ्यूम लगाएगा ना, हम दूर भी बैठे होंगे ना, उससे एक रूम दूर भी बैठे होंगे, तब भी हमें खुशबू आ जाएगी परफ्यूम की। वी कैन, क्या क्यों आती है ये, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम सेवरल मीटर अवे बिकॉज जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं, इवापोरेट, जो कि इवापोरेट क्विकली हो जाते हैं। उनका जो डिफ्यूज़न होता है ना, एयर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, वो जल्दी डिफ्यूज़ होता है, उनका बहुत फास्ट डिफ्यूज़न होता है। लाइट इवापोरेट क्विकली एंड डिफ्यूज़ रैपिडली, जैसे कि अभी बताया, थ्रू एयर।
एयर में। ड्यू टू वीक, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन पे वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जो उनके वो होते हैं, क्या कहते हैं, पार्टिकल्स। जो उनके पार्टिकल्स होते हैं ना, तो वो बहुत दूर दूर होते हैं, वीक होते हैं। अब देखो सॉलिड है, अब सॉलिड के पार्टिकल्स कितने वो पास पास होंगे, तो वो बिल्कुल सॉलिड में है, एक शेप देके बैठा है ऑब्जेक्ट को। और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन पर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, अलाउइंग देम टू ट्रेवल, जिससे वो ट्रेवल हो जाती हैं उनकी फोर्सेस, जिस वजह से वो जो उसकी फोर्सेस होती हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अलाउइंग देम टू ट्रेवल एंड रीच इवन एट अ डिस्टेंस। जैसे कि आप यहाँ पे परफ्यूम लगा रहे हो तो थोड़ा दूर भी बैठे होगा आदमी, वो भी आपकी खुशबू सूंघ लेगा परफ्यूम की। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू है। ठीक है, समझ में आया बी वाला पार्ट? अगला पार्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो बुक से समझ लो। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम फोर्स किस में है, फिर उससे ज़्यादा फोर्स किस में है, फिर उससे भी ज़्यादा फोर्स किस में है, 3 है ना, है ना। तो इसमें सबसे कम फोर्स देखेंगे, कम फोर्स होती है ऑक्सीजन में सबसे कम। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा वीक होते हैं, इस वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो एटमॉस्फेयर में ईजिली फ्रीली मूव कर पाती है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा वाटर। वाटर में थोड़ी हाई होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके मुकाबले? ऑक्सीजन के। और सबसे ज़्यादा किस में होती है? शुगर में। तभी तो वो शुगर जैसे कि होती है वो एक जगह रहती है, बिल्कुल एक जगह, वो फ्लो नहीं कर पाती क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? पहला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम क्या है? ऑक्सीजन, फिर उससे ज़्यादा वाटर, फिर उससे ज़्यादा हाई किस में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शुगर में। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही आसान है। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? फिजिकल स्टेट बतानी है। व्हाट इज, इनमें से कौन कौन सी फिजिकल स्टेट वाटर की है? 25 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी स्टेट पे रहेगा भाई वो? 25 डिग्री सेल्सियस पे देखो, ये तो हमारा रूम टेम्परेचर भी होता है, कभी कभी होता नहीं है। 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस, एटलीस्ट सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हमारे एरिया में 40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस में तो लिक्विड ही रहेगी, लिक्विड स्टेट में रहेगा। और जब ठंड होती है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, अगला पार्ट है, तो वो हो जाएगा लिक्विड स्टेट में, साथ साथ सॉलिड स्टेट में आइस बन सकती है। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा सेल्सियस होता है जिससे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने लग जाता है। फ्रीज़र में भी तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है कि हमारा जो लिक्विड होता है हमें फ्रीज़ करना होता है, तो हम फ्रीज़र में रख देते हैं, जिसका सेल्सियस हमारा 0 डिग्री, माइनस के 1 डिग्री, माइनस के 2 डिग्री, माइनस के 10 डिग्री, माइनस के 27 डिग्री, ऐसे। तो 0 डिग्री पे लिक्विड भी होता है, क्योंकि 0 डिग्री से ही चालू होता है सॉलिड बनना। तो यहाँ पे लिक्विड भी और सॉलिड स्टेट भी। और 100 डिग्री सेल्सियस पे एक हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो भी मैंने बना दी है, उसकी वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो। उससे थोड़ा थोड़ा रिलेट हो रहा है ये टॉपिक, और बाकी जो आगे क्वेश्चन करेंगे उससे तो समझ ही आ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है वो भी टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट होती है, क्योंकि देखो ये 0 डिग्री सेल्सियस से तो हमारी क्या होती है? सॉलिड स्टेट बनना शुरू हो जाती है। जो 100 डिग्री सेल्सियस होती है, ये तो अभी लिक्विड पे 100 डिग्री सेल्सियस बहुत गर्म है, 100 डिग्री सेल्सियस से वेपर बनना शुरू हो जाते हैं। पानी इतना गर्म हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, इस स्टेज पे आते आते वो वेपर बनाना शुरू कर देता है अपना। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड भी हो गया और हमारा गैसेस भी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत आसान है। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। रूम टेम्परेचर से आप रूम में बैठे हो, रूम में बैठ के लेक्चर देख रहे हो, तो रूम टेम्परेचर पे वाटर है वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है। हाँ भाई, अगर आप पानी पी रहे हो बैठे बैठे, रूम टेम्परेचर में आपका गिलास रखा है पानी से भरा हुआ, वो पानी ही रहता है, लिक्विड स्टेट में ही रहता है वो। ऐसा तो है नहीं रूम टेम्परेचर में बैठे बैठे वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। ऐसा तो है नहीं रूम टेम्परेचर में बैठे बैठे वो इवापोरेट होने लग जाता है, उसे इतना सेल्सियस मिल जाता है, इतना वो तापमान मिल जाता है कि वो इवापोरेट होने लग जाता है। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बस इसी के अकॉर्डिंग आंसर है। इस वजह से कह रहा था, बहुत ही आसान आंसर लिख के लाया हूँ आपके लिए। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड ही रहता है, बिकॉज इट फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि मैंने बताया, फ्रीजिंग पॉइंट तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस से वो फ्रीज होने लग जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इन रूम टेम्परेचर बोथ मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर नॉट प्रेजेंट। मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता रूम टेम्परेचर पे, ना फ्रीजिंग पॉइंट होता है रूम टेम्परेचर पे। अगर मेल्टिंग होगा तो पानी इवापोरेट होने लग जाएगा, अगर फ्रीजिंग होगा तो पानी जम जाएगा बिल्कुल। आर नॉट प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट देखते हैं। देखा कितना मज़ा आ रहा है।
अगला पार्ट है अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब जो अलमीरा है, जैसे अलमीरा है आपके रूम में, तो वो सॉलिड ही रहेगी। हाँ भाई, सॉलिड ही रहेगी रूम टेम्परेचर पे। तो ऐसा तो है नहीं अलमीरा है आपके जो रूम में वो पिघल जाएगी या जम जाएगी। नहीं, जमने का वो तो सॉलिड है ही पहले से, पिघल जाएगी वो रूम टेम्परेचर इतना गर्म होता ही नहीं है। तो वही लिखना है, इट्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज वो सॉलिड ही रहेगी रूम टेम्परेचर पे, बिकॉज इट मेल्टिंग पॉइंट इज मच हाइयर देन द रूम टेम्परेचर। जो उसका मेल्टिंग ऐसी स्टेज आएगी जिसपे वो मेल्ट होगा, वो होता ही नहीं है रूम टेम्परेचर पे, वो मच हाइयर होता है रूम टेम्परेचर से। एटलीस्ट मान के चलो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रूम टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। और भाई सॉलिड समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो एक एग्जांपल बताता हूँ। आप सर्दियों में लकड़ी जलाते हो तो लकड़ी को कितनी आग देनी पड़ती है तब जाके वो राख में कन्वर्ट होती है ना। तो इतनी आग है आपके, इतना टेम्परेचर है रूम पे नहीं है, तो वही लिख दिया, इट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट मेल्टिंग पॉइंट इज मच हाइयर देन द रूम टेम्परेचर, सो इट डजेंट मेल्ट, इस वजह पिघलती नहीं है, एंड रिमेन स्टेज सॉलिड, इस वजह से वो सॉलिड पे रहती है। अगर इतना टेम्परेचर हो गया ना तो आप भी ना बैठे होंगे रूम में, आप भी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वाई इज आइस 273 के मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जैसे कि मैंने बताया, ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला है, तो दोनों ही इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार समझते हैं, वाई इज आइस 273 के, पहले 273 को मैंने यहाँ पे सेल्सियस में ले आया हूँ। 273 में से 273 माइनस कर दोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। जैसे मैंने पहले बताया था, केल्विन को अगर सेल्सियस में लाना हो तो 273 से माइनस कर देना, तो यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये लिखना नहीं है, वैसे ही लिखा है मैंने, कन्फ्यूजन ना हो। तो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस मोर इफेक्टिव इन कूलिंग होती है देन वाटर, मतलब 0 डिग्री का आइस है और 0 डिग्री का वाटर है, तो इनमें से मोर इफेक्टिव इन कूलिंग 0 डिग्री का आइस होता है। क्या ये है? हाँ बिल्कुल है। क्यों है वो रीज़न बताना है। तो पहले समझते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, क्योंकि वह समझ लोगे तो ये भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो अब समझते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। जैसे कि आइस है, आइस को ध्यान से समझना, ये आइस है, आइस को जब हीट दी गई है तो ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब वाटर में कन्वर्ट हो गया, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है। फिर आपको हीट किस बात की दी है? हीट, यही तो हीट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जिसमें स्टेट चेंज हो जाती है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता। फिर कहोगे वो हीट कहाँ गई? तो वो हीट टेम्परेचर चेंज करने में गई, वो सॉरी स्टेट चेंज करने में गई, टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा। नहीं समझ में आया? एक और बात समझाता हूँ। जैसे कि 0 डिग्री की आइस है, मतलब 0 डिग्री से आइस बनना शुरू हो जाता है, तो ये 0 डिग्री की आइस है ना। जब इसे हीट दी गई है तो ये वाटर में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन इसका टेम्परेचर है ना वो सेम ही है, 0 का 0 है। अब जो हीट है ना वो स्टेट चेंज करने में आई है, ना कि टेम्परेचर चेंज करने में। तो उसी हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब क्लियर हो गया होगा, है ना। अब क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा इनमें से कौन सा ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा? भाई दोनों ही 0 डिग्री के सेल्सियस के हैं, अब कौन सा इन दोनों में से कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा देगा? अब हमारे कित देगा? आइस देगा। अब देखो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। मान के चलो ये है आइस और ये है वाटर, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब आइस का जो ये सराउंडिंग है, जैसे सराउंडिंग में हमने हीट प्रोवाइड करी है, अब ये सराउंडिंग से हीट लेगी तभी तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बन के वाटर में जाएगा, स्टेट चेंज होगी उसकी। अब जो ये क्या कहते हैं, हीट ले रहा है आइस, अब उसे क्या कहेंगे? और वाटर में जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे तो जैसे मैंने बताया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अब पूछा था क्या था, क्वेश्चन को रिलेट करो, वो थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा। हाँ अब सही है। हाँ, अब जो ये आइस है इसने हीट एब्जॉर्व करी है, सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्व करी है, तो अब सराउंडिंग की जब हीट इसने एब्जॉर्व कर ली सारी, तो सराउंडिंग हमारा क्या हो गया? कूल हो गया। तो ये जो आइस है वो कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा देगी वाटर से। वाटर अब देखो कूल हो गया सराउंडिंग हमारा। अब एक जगह ले रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, अब वाटर ने तो कोई हीट ली ही नहीं है, तो इसका सराउंडिंग जो हो गया वो हो गया अपना गरम, गरम का गरम ही सराउंडिंग है, क्योंकि जो इसने हीट ली तभी तो वाटर में कन्वर्ट हुआ है ये। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है जो कि ज़्यादा ठंड वो कूलिंग इफेक्ट देगी। क्यों देगी? क्योंकि इसने हीट एब्जॉर्ब कर ली सारी, हीट एब्जॉर्ब करके इसने सारी इसे वाटर में कन्वर्ट कर दिया अपना, और इसने 0 डिग्री सेल्सियस की आइस ने सराउंडिंग को कूल कर दिया, जिस वजह से जो आइस है वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देगी इससे, वाटर से, अब 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से। तो इससे हमने इस क्वेश्चन से समझ लिया हमने टॉपिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और कुछ नहीं है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखा एक्सरसाइज समझने से,
हमारे कितने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, है ना। तो अब इसका आंसर देखो, व्हेन आइस मेल्ट इट एब्जॉर्ब द हीट, जब आइस मेल्ट होती है तो ये हीट को एब्जॉर्ब करती है, मेल्ट होकर जब वाटर में जाती है तब ये हीट को एब्जॉर्ब करती है, इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। कहाँ से एब्जॉर्ब करती है, कहीं से इसमें कुछ वो तो लग नहीं रहा, को अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगी, फ्रॉम द सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगी। सो इट कॉज कूलिंग इफेक्ट मोर इफिशिएंटली। कूलिंग इफेक्ट क्यों देगी, क्योंकि सराउंडिंग से तो हीट चली गई है, क्योंकि वो आइस ने एब्जॉर्ब कर ली है, तो कूलिंग इफेक्ट वो ज़्यादा देगी, मोर इफिशिएंटली देन वाटर। वाटर से ज़्यादा क्यों देगी, बिकॉज वाटर डज नॉट एब्जॉर्ब हीट। वाटर ने तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब ही नहीं करी है। अब देखो ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। और उससे हमारे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये वाला क्वेश्चन कि 0 डिग्री की आइस ज़्यादा होगी या 0 डिग्री का वाटर ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा। तो हमने क्वेश्चन भी समझ लिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी समझ लिया इसकी मदद से। अगला है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का, उसके रिलेटेड है। What produces more severe burns, boiling water और steam। तब देखो ये उबलता हुआ पानी ज़्यादा वो देगा या वेपर्स ज़्यादा देंगे। अब देखो इसे ध्यान से समझना, पहले इसका आंसर पढ़ो। स्टीम कॉज मोर सीवियर, क्वेश्चन बताती है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, कौन सा ज़्यादा सीवियर बर्न। जिससे अगर बॉइलिंग वाटर देगा अगर 100 डिग्री सेल्सियस से, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये वेपर में उड़ना चलो वो हो जाती है ना। और 100 डिग्री सेल्सियस का वो वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर्स हैं। तो इनमें से कौन ज़्यादा, अगर हमारे हाथ पे 100 डिग्री सेल्सियस का पानी गिर गया तो वो ज़्यादा सीवियर बर्न देगा, या वेपर्स स्टीम ज़्यादा सीवियर बर्न देगा देन बॉइलिंग वाटर। तो स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज इट इज़ बिकॉज रिलीजेज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट। स्टीम आपका steam releases the extra amount of heat called latent heat of vaporization जरूर लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। whereas boiling water does not have hidden heat। अभी हिडन हीट क्या है देखो बताता हूँ। जैसे कि जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, ये है 100 डिग्री का सेल्सियस का वाटर, और ये हमारे वेपर्स 100 डिग्री सेल्सियस के, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से तो वो हमारा वेपराइजेशन होता है, वो क्या कहते हैं उसे, वेपर्स में बनना शुरू होता है। अब 100 डिग्री के सेल्सियस के वाटर में अगर हम इसे और हीट देंगे, हीट इतनी हीट देंगे कि ये वेपर्स में बन जाए, तो फिर इसका जो सराउंडिंग होगा वो सारा तो इसने वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया, अपनी सारी हीट तो वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली है। जो इसका सराउंडिंग होगा, सराउंडिंग की जितनी भी हीट है, 100 डिग्री सेल्सियस की जितनी भी हीट है वो सारी तो इसने वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली है। तो सराउंडिंग हो गया हमारा कूल, जैसे कि मैंने इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में समझाया था। देखो बहुत आसान है, टॉपिक को रिलेट करना है थोड़ा सा। तो ये हो गया हमारा, वो सराउंडिंग होगा कूल, तो हमारा जो वाटर हो जाएगा वो थोड़ा ज़्यादा उससे कम सीवियर बन देगा, क्योंकि हमारा थोड़ा सा कूल हो गया उससे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से। कूल तो नहीं है, मतलब हीट है लेकिन उससे कम है, ठीक है, क्योंकि इसमें कूलिंग इफेक्ट हो गया थोड़ा सा वेपर्स को देख के। अब वेपर्स में क्या है, वेपर्स में हीट है ही नहीं, वेपर्स में ज़्यादा हीट है, क्योंकि ये तो इसमें तो कूलिंग इफेक्ट आ गया, वेपर्स में हमारी ज़्यादा हीट होगी। अब इसे ज़्यादा डीपली मत लेके जाना। स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज इट इज़ बिकॉज स्टीम रिलीजेज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो स्टीम में चली गई है, और इसमें कूलिंग इफेक्ट हो गया है। जैसे इसमें हीट दी थी हमने, इसमें आगे सराउंडिंग में कूलिंग इफेक्ट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट की जो हीट है वो हमारी वेपर्स में चली गई है। तो दोनों ही भले 100 डिग्री सेल्सियस के हैं, लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा सीवियर बर्न हमारी क्या देगी, स्टीम देगी। डिटेल में समझा दिया है, यही है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इनमें से हमने 2 चीज़ पूछी हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में से 2 चीज़ पूछी हैं कि दोनों में से कौन सी सबसे ज़्यादा हमारी मोर सीवियर बर्न देगा। मतलब ये क्वेश्चन उसका ही है। अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन नहीं समझे तो ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे, इस वजह से मैंने दोनों भी यहीं पे समझाए हैं। स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज स्टीम रिलीजेज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जरूर लिखना। वेयर इज बॉइलिंग वाटर डज नॉट हैव हिडन हीट। जो हिडन हीट होती है वो बॉइलिंग वाटर पे नहीं होती, क्योंकि उसमें जो हीट दी गई है वो कूलिंग इफेक्ट ले आती है सराउंडिंग में, और जो हीट चली आती है वो चली आती है अपनी वेपर्स में। तो कौन सा ज़्यादा सीवियर बर्न देगा, हमारा स्टीम। ठीक है, चलो अब बहुत डिटेल में समझ लिया है 2 क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 9, इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर। ये ए, ई, बी, सी, गैस, सॉलिड, ये क्या है समझो इसे। देखो ये ए से जाना है, ये ए है तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा, सॉलिड से लिक्विड में जाने में मेल्टिंग हो रही है ना, तो इसे हम कहेंगे सॉलिड से लिक्विड में जाने को मेल्टिंग। अब बी है हमारा, बी कहाँ है, बी गैस, ये है लिक्विड से गैस में जा रहा है। देखो ये लिक्विड बन गया, ए से लेकर यहाँ तक गया, ये गैस लिक्विड बन गया। अब लिक्विड से यहाँ से ये जा रहा है बी, ये होगा गैस, लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो लिक्विड से गैस में जाने को वेपराइजेशन कहेंगे, वेपर्स बन रहे हैं। अब क्या है सी, देखो गैस से ये गैस जा रही है, सी है ना, इस साइड एरो है, तो मतलब गैस से लिक्विड, तो गैस से लिक्विड जाने को कंडेंसेशन कहेंगे, ठीक है। अब लिक्विड से सॉलिड को जाना है, लिक्विड कहाँ है, लिक्विड और सॉलिड ये रहा, तो देखो अभी सॉलिड से लिक्विड में जाने को तो हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। अब लिक्विड से सॉलिड में, जैसे कि ये पानी है, फ्रीजर में रख दिया तो अभी ये फ्रीज हो गया, तो क्या कहेंगे हम, लिक्विड से सॉलिड में जाने को फ्रीजिंग कहेंगे। अगला है सब्लिमेशन, जो हमने नेपथलीन बॉल के एग्जांपल से समझा था। अब देखो सॉलिड है, नेपथलीन बॉल कहाँ है, दिख नहीं रहा, सॉरी, सब्लिमेशन है, सॉलिड से गैस में जाना है, तो कहाँ है, पहले ई वाला देखो, ई ये रहा ई, ठीक है। अब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाना है उसे, तो क्या होगा, सब्लिमेशन होगा। जैसे मैंने नेपथलीन बॉल्स का एग्जांपल बताया था ना, कि वो डायरेक्ट ही गैस में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें लिक्विड स्टेट में कोई वो लिक्विड स्टेट के बिना जाए ही वो, ये जैसे सॉलिड है, लिक्विड स्टेट को नहीं वो करेगी, वो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड वो गैस में चली जाएगी, तो कन्वर्सन क्या है, सॉलिड से गैस का है, तो उसे कहेंगे उस प्रोसेस को सब्लिमेशन। और अब गैस से सॉलिड का है, देखो सॉलिड से गैस का तो एग्जांपल दे दिया था, अब गैस से सॉलिड का क्या एग्जांपल होगा, कि कोई गैस में है और उसे सॉलिड में कन्वर्ट करना है। एक एग्जांपल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस प्रोसेस को गैस से सॉलिड में जाने को कहेंगे डिपोजिशन। और सब्लिमेशन का एक और एग्जांपल है कैम्फर, कपूर। तो इस तरीके से हमारे सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इंडेक्स क्वेश्चन, सारे डिटेल में, इसी तरह डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।